पहली मर्तबा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जो 1562 ईस्वी में ये तारीख मिलती है कि 1562 ईस्वी में अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो मुग़ल फरमान रवा था, ये अजमेर शरीफ पहुंचा। दूसरे दिन लोगों ने जाके देखा तो वो बांस जो है गड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है भंवर जैसा पैदा हो गया और पानी ज़मीन में समा रहा है। अच्छा। उसके बाद से जो है ये गिरना और मौसम नदी की तारीख है, इसमें सैलाब आया है लेकिन बेकाबू सैलाब नहीं आया है। हाँ। उनके लंगर खाने में ये हाल था कि उस वक्त सल्तनत बंगाला के जो बादशाह थे, जो अरबाब इक़्तिदार थे, उन्होंने पूरा एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया था। अच्छा। और उस ज़माने के मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जितनी सल्तनत बंगाला के ख़जाने में आमदनी नहीं होती थी उससे ज़्यादा अखराजात पे मुश्तमिल हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह का लंगर खाना चलता क्या था। बात। और बादशाह को जो है सल्तनत बंगाला के जो हाकिमीन थे उनको खौफ हो गया था। कुछ देर सोचा, बोले कितनी लकड़ी लगी है मास्टर तुमके, बोले दे एक आध ट्रक हुई तो। उसने ले के गया उसकी बखार में अंदर और जब उसने बड़ी फड़ताल खोल के बताया, बोले जितनी लकड़ी लगी है लेके जा। तो मैं रुक गया। मेरे पीछे जो थे हाफिज़ साहब थे, तो मैंने पीछे देख करके कहा, पलट कर बोला हाफिज़ साहब निकलो। जब तक वो गार्ड जो है खड़ा हुआ जो था रेलवे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से मुसाफिर उतर के जा रहे थे बाहर, वो ऐसे इस तरफ का रुख किया और हाफिज़ साहब निकले, फिर उनके पीछे मैं निकल गया। दूसरे दिन लोगों ने जाके देखा तो वो बांस जो है गड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है भंवर जैसा पैदा हो गया और पानी ज़मीन में समा रहा है। अच्छा। उसके बाद से जो है ये गिरना और मौसम नदी की तारीख है, इसमें सैलाब आया है लेकिन बेकाबू सैलाब नहीं आया है। हाँ। उन्होंने कहा कि बाबू साहब इतना इंतज़ाम कहाँ से होगी? उन्होंने बरजस्ता कहा ये सरकार गरीब नवाज और मखदूम पाक के यहाँ से होगा। बोले यार पैसा तो बहरहाल लगी है ना। तो मैंने कहा यार 786 रुपये से बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ। मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे कबल की पॉडकास्ट में हमने आपसे कहा था कि जनाब मुख्तार अदिल साहब के साथ हमने जो पॉडकास्ट की थी और उसका जब एंड हुआ था तो हमने कहा था कि इसको हम ख़त्म नहीं कह सकते, इसको हम यहीं पर पाउज़ कर रहे हैं और फिर किसी मौके से हम इसे आगे रिज्यूम करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वो वक्त तो आ गया, इस वक्त का और इस घड़ी का हमें इंतज़ार था यकीनन कि कोई ऐसा मौका आए कि हम जनाब मुख्तार अदिल साहब से खानकाह हिंदुस्तान की जो खानकाहें हैं और खानकाहों में जो लंगर का निज़ाम होता है उसके हवाले से कोई तफसीली गुफ्तगू इनसे की जा सके। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमारे दरमियान फिर से एक मरतबा अली जनाब मुख्तार अदिल साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो हमारे दरमियान मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला खानकाही निज़ाम के हवाले से, बुज़ुर्गान चिश्त के हवाले से और खानकाहों में जो लंगर का निज़ाम होता है उसके हवाले से एक मुदल्लल मुफस्सल तारीख़ी हक़ाइक़ के हवालों के साथ इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी गुफ्तगू को हम समाअत करने की सआदत हासिल करेंगे। तो देखते रहें इस पॉडकास्ट को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और आपका भी ताल्लुक़ यकीनन बुज़ुर्गों से है, अल्लाह वालों से है, खानकाहों से है। तो खानकाह में जो बहुत ही वाज़ेह एक चीज़ नज़र आने वाली है वो है वहाँ का लंगर का निज़ाम। लंगर होता है जिसमें खाने की चीज़ें पकाई जाती है और लोगों को खिलाया जाता है। कब से ये निज़ाम राइज है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? मुहक्किकीन ने इस सिलसिले में जो रिवायतें पेश की है उसमें मैं एक बात जो ज़्यादा मोतबर भी है और तकरीबन सभी मुअर्रिखीन के यहाँ वो बात नज़र आती है उस तारीख़ की रिवायत में, तहरीरी माखज़ में तारीख़ के, वो ये कि सल्जोकी सलातीन और उस्मानी सलातीन, पहले सल्जोकियों ने बाद में फिर उस्मानियों ने ये लंगर खाने का सिस्टम उन लोगों ने शुरू किया था।
अच्छा। हाँ, चूँकि सल्जोकी सलातीन और उस्मानी सलातीन की आप तारीख का मुताला इनका अगर दौर करेंगे, करीब करीब था, पहले सल्जोकियों का दौर था, उसके बाद में बाद जो है उस्मानी। उस्मानियों का दौर आया। और उस्मानियों का दौर जो है सन 1920 में जो है वो ज़वाल पज़ीर हुआ, पहली आलमी जंग के बाद जो है। अच्छा। हाँ, पहली आलमी जंग ही जो है वो कहना चाहिए कि उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करने के लिए, मैं कहता हूँ कि यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो उसका सबब बनी थी। और उस वक्त तो पूरी दुनिया जो है वो माशी बहरान का शिकार हुई थी। अच्छा। दुनिया में दो हिस्से बन गए थे जो आलमी जंग में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। और सल्तनत उस्मानिया की वसअत का आलम यह था कि वो सल्तनत जब तकसीम हुई तो दर्जनों ममालिक वजूद में आ गए जो आज भी दुनिया के नक्शे पर है। तो उस्मानी सलातीन का मामला ये था कि वो बुजुर्गान दीन से बहुत ज़्यादा अकीदत रखते थे। बहुत पीछे नहीं, मैं 19वीं सदी का ही वाक़या बताता हूँ। 18वीं सदी का एक वाक़या है कि जो हिंदुस्तान में लखनऊ से करीब बाराबंकी है, बाराबंकी में एक इलाका है देवा, जिसे कहते हैं देवा शरीफ कहते हैं। वहाँ पे हज़रत हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सुभान उसी इलाके से ताल्लुक़ ताल्लुक रखते था। थे। हाँ। एक मर्तबा वो तुर्की गए, इस्तांबुल गए और वारिस सुल्तान पाक। तो हाँ दौरे पे गए वो। सुल्तान तुर्क को मालूम हुआ कि हिंदुस्तान से एक बुज़ुर्ग आए हैं जो सादात में से भी हैं। तो सुल्तान तुर्क जो था, बादशाह तुर्किस्तान का जो बादशाह था, उसने अपने महल में आपकी मेज़बानी। तो इस वाक़े से जो है ये समझ में आता है कि सलातीन तुर्क जो हैं, तुर्किस्तान के जो तुर्की के बादशाह और हुक्मरान गुजरे हैं, वो बुज़ुर्गों से बहुत अकीदत रखते थे। और हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ आस्थाना है, जो उनकी तारीफ़ पढ़ेंगे आप तो उन्होंने उनके विरसे में जो ज़मीनें मिली, ख़ानदानी ज़मीनें, उस ज़मीनों पे काश्तकारी शुरू की गई और वो काश्त से, फसल से जो आमदनी होती थी उससे उनका लंगर खाना चलता था। क्या बात। और आज भी जो है वहाँ पे एक निज़ाम है कि आने वाले मुसाफिर को, ज़ायर को 3 दिनों तक वहाँ पे रिहाइश भी मुहैया होती है। और दाल और नान का जो है मट्टी के प्याले में जो है दाल मिलती है, वहाँ पे दलिया बोलते हैं उसको, और ताज़ी ताज़ी गर्म और गर्म रोटियाँ मट्टी का मिलती हैं। बर्तन वहाँ पर काफ़ी काफ़ी मशहूर मशहूर है, है। जो हाँ, लोग उसको वो ला। रिवायत उस ज़माने से आई। अच्छा। ये तो ये हो गया। तो बुनियादी तौर से इस सिलसिले को परवान चढ़ाया सल्जोकियों ने और उस्मानियों ने। क्या बात। और उस्मानियों और सल्जोकियों का इस सिलसिले में जो पेशरफ्त रही है उसके पीछे जो है ये बुजुर्गों से अकीदत रही है। ये दुनिया की, उसके बाद जब हिंदुस्तान की तारीख़ हम लोग देखते हैं, बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ जो पढ़ने में आती है, तो यहाँ पर 13वीं सदी में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ मिलती है कि 1192 ईस्वी में आप लाहौर पहुँचे और लाहौर से होते हुए फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र करते हुए आप अजमेर आए। वो शहाबुद्दीन गौरी का ज़माना था। उस ज़माने में आप जो है 1192 में आपकी विलादत जो हुई तो 1142 ईस्वी में हुई थी। आपका जो विसाल हुआ ईस्वी सन के एतबार से वो तारीख़ थी 1236 ईस्वी की, मार्च का महीना था, गालिबन 5 मार्च 1236 ईस्वी, और उर्दू तारीख़ जो थी वो 6 रजब की थी। तो ये आपका दौर है 1142 ईस्वी से लेकर के 1236। जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आए तो उस ज़माने में जो समाजी नाबराबरी थी, अच्छा। बहुत टॉप पर था उस ज़माने में। ये मामला जो है बहुत ज़बरदस्त नस्ली इम्तियाज़ जिसको कहा जाता है, या ज़ात बिरादरी का निज़ाम। और हिंदुस्तान में जो है तो हर 2-4 किलोमीटर पे ज़ात, ज़ुबान, जमात, कल्चर सब कुछ बदल जाता है। तो लोग एक बर्तन में अगर कोई पानी पी ले, ऊंची ज़ात का अगर कोई शख्स है, अगर वो एक बर्तन में पानी पी ले तो उस बर्तन में निचली ज़ात के लोग पानी नहीं पी सकते थे। और इस बात से आप अंदाज़ लगाइए कि गांव में, देहात में या शहर में कोई नदी है, नहर है, तालाब है, तो वहाँ से निचली ज़ात के लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता।
इतना ज़्यादा तासुब। इतना ज़्यादा तासुब था उस ज़माने में। आपने जो है अजमेर शरीफ में जो है अपनी खानका कायम की और वहाँ पे दस्तरखान शुरू किया। अमीर, गरीब, शरीफ, गैर शरीफ सारे लोग इकट्ठा बैठ के जो है खाना खाना शुरू किया। कोई रंग व नस्ल का, कोई तो मज़हब, ये बिरादरी का कोई लंगर का जो इम्तियाज़ नहीं। दस्तरखान था इसने हिंदुस्तान की समाजी नाबराबरी को ख़त्म किया है। क्या बात। जिस समाजी नाबराबरी को ख़त्म करने के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर यूनियन गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री बना दी गई। मिनिस्ट्री तो हमने आज़ादी के बाद बनाई है और उसका कितना असर है आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उससे बहुत पहले 800 साल पहले, 900 साल पहले जो है हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर का सिस्टम शुरू करके समाजी नाबराबरी ख़त्म करने की शुरुआत की। जब लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने लगे, उनमें उखुवत बढ़ी, मसावात आई, रवादारी आई, इंसानी मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ा और इस तरीके से समाजी नाबराबरी के ख़ात्मे का आगाज़ हुआ। तो ये लंगर खाना जो है ये सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है समाजी नाबराबरी ख़त्म करने का। मैं ज़ाती तौर से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मिस्ट, समाजी मुसले इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इस पूरे बर्रे आज़म एशिया में और इसके बाहर तक जो है, जहाँ तक भी उनकी तालीमात और उनके मानने वाले लोग हैं वहाँ तक मैं मानता हूँ। क्या बात। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो है ये सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे और मशाइखीन चिश्त ने, अब ये सिलसिला शुरू हुआ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से। अब उनके बाद ये सिलसिला पहुँचा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। वहाँ से तहरीक आगे बढ़ी हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। वहाँ से तहरीक आगे बढ़ी हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कल्जरी के यहाँ, हज़रत शेख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के यहाँ, हज़रत शाह बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ। वहाँ से फिर शेख अलाउल हक पंडवी गंजे नबात रहमतुल्लाह अलैह मालदा बंगाल। वहाँ से जो है हज़रत गौसुल आलम महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह कचौसा शरीफ। उसके बाद शाहान शर्किया जो थे जौनपुर के, जो शाह इब्राहिम शर्की रहमतुल्लाह अलैह थे, ये हमारे हज़रत के मखदूम साहब के जो है मुरीद थे। अच्छा। उस वक्त तो जो है ये दो बड़ी सल्तनतें थीं बर्रे सगीर में। एक मुग़ल सलातीन का दौर जो है उरूज पर पहुंच चुका था और उस तरफ जो है शुमाली हिंदुस्तान में जो कहना चाहिए सबसे बड़ा इक़्तिदार जो था शाह इब्राहिम शर्की जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। शाह इब्राहिम शर्की भी जो है मखदूम साहब के मुरीद थे। अच्छा, हज़रत मखदूम साहब के मुरीदीन में अक्सर बादशाह हैं या अरबाब इक़्तिदार हैं। हज़रत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में जहाँ आम अफराद थे वहीं अरबाब इक़्तिदार भी थे। आपने दुनिया की सल्तनत छोड़ी थी, दिल की सल्तनत पे जो है राज करते थे आप। तो शाह इब्राहिम शर्की जौनपुरी भी आपके मुरीद थे। इस तरीके से बहुत सारे लोग मुरीद थे। इन बुज़ुर्गों ने दस्तरखान का सिस्टम शुरू किया जो आगे चल करके वो लंगर खाना हो गया। शुरू में दस्तरखान था। दस्तरखान खानका में ही जो है दस्तरखान लगाया जाता था। सारे मेहमानान मुरीदीन ज़ायरीन के लिए जो है खाने का इंतज़ाम होता था। एक वाक़या मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खानका में लंगर खाना था। उस लंगर खाने में कुछ अफराद मुतय्यन थे जो खाना बनाया करते थे। हज़रत मखदूम साहब जब ज़िक्र करते थे, ज़िक्र जली, ज़िक्र ख़फ़ी वगैरह, तो आपके पास एक बिल्ली आगे बैठा करती थी। बिल्ली, वो बिल्ली जो है, और आप जब बयान फरमाते थे अपने मुरीदीन में, तलामज़ा में, खुलफ़ा में, सुलूक, मार्फत और इरफ़ान की बातें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात करते थे जब, और भी बहुत सारे तसव्वुफ़ की जब बातें होती थी तो बिल्ली बैठ के सुना करती थी। वो उस बिल्ली की समझदारी मैं आपको मैं समझदारी बता रहा हूँ, बाद में उसका दूसरा मर्तबा भी बताऊँगा आगे। लंगर खाने में उसकी एक जिम्मेदारी थी उस बिल्ली की। वो बिल्ली जाके बावर्ची को एक मखसूस आवाज़ में कहती थी तो बावर्ची समझ जाता था आज हमारे हज़रत के यहाँ इतने लोग मेहमान हैं और इतने लोग का खाना बनाना। अच्छा, वो बिल्ली एक मखसूस आवाज़ निकालती थी।
तो वैसे मिसाल के तौर पे उसने बिल्ली ने आवाज़ निकाली तो लंगर खाने का जो बावर्ची रहता था ना वो समझ जाता था आज मुझे 500 लोगों का खाना बनाना है। एक मर्तबा ये हुआ कि लंगर खाने में खीर बन रही थी। लंगर खाने में खीर बन रही थी। अब खीर बन रही थी तो बड़े से बर्तन में जो है दूध जो है उबाला जा रहा था, गर्म किया जा रहा था। उसका ढक्कन हटाया तो भाप उठी। भाप उठी तो छत पे पहुंची लंगर खाने के। वो छत पे ऊपर जो है एक सांप रेंग रहा था। गर्म भाप लगने की वजह से वो दूध के बर्तन में गिर गया। अब बावर्ची की नज़र नहीं पड़ी, वो भाप निकल रही थी, सांप उसमें गिर गया, उसको समझा नहीं, उसने ढक्कन लगा दिया। बिल्ली को मालूम पड़ गया। वो बार बार बावर्ची के पास जाती थी और आवाज़ निकालती थी मखसूस किस्मों की। वो बावर्ची समझ नहीं पाया कि ये बिल्ली क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, वो समझ ही नहीं पाया। उसके जहन में शायद यही बात थी कि भाई मेहमानों की तादाद के लिहाज से तो इसकी आवाज़ से मैं मानूस हूँ, ये जो आवाज़ निकाल रही है इसका मतलब मुझे नहीं समझता। अब वो देग जो है, खीर की देग पूरी तैयार हो गई। ढक्कन खोला गया, मेहमानों को खाना परोसना था। जैसे ही बावर्ची ने ढक्कन खोला खीर की देग का, बिल्ली वो देग में कूद गई। अल्लाह, गरम पर गरम गरम एकदम खीर में जो है वो कूद गई। अब वो कूदी तो अब वो बिल्ली उसमें मर गई तो वो खाना यानी उसमें जान दे दी अपनी जाके, तो वो खीर नहीं खिलाई जा सकती। देग जब ले जाके उल्टी गई, खाली की गई, पलटाई गई देग, तो उसमें सिर्फ वो बिल्ली बाहर नहीं आई, वो मरा हुआ सांप भी बाहर आया। तब लोगों को पता चला, तब लोगों को समझा कि ये बिल्ली जो है ये इतनी समझदार है। एक वली की बारगाह में बैठने वाली बिल्ली इतनी समझदार हो गई कि वो अपनी जान दे करके बहुत सारे मेहमानों की जान बचा सकती है। ये तो उस बिल्ली की बात है। ये औलिया कराम की बारगाह के तैयार करदा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवरों का ये हाल है। तो उस बिल्ली के लिए हमारे मखदूम साहब मोहब्बत फरमाते थे। उन्होंने कहा कि भाई इसको फला मुकाम पे ले जा करके इसको मिट्टी के नीचे जो है दफन कर दिया जाए। आज भी उसका जिस मकाम पे तदफीन हुई उसकी वो आसार बाकी हैं, वो मुकाम भी बाकी है। जब आसेफ ज़दा वहाँ जाते हैं तो उनको आसेफ ज़ाहिर होता है। हाँ, और मरीज़ जो है वो कहता है कि कोई मेरा मुंह नोच रहा है, जैसे बिल्ली पंजा मारती है नोचती है वैसा। किचौजा शरीफ हाँ, हाँ, वो बहुत मशहूर वाक़या है और लोग जाते भी हैं उस मुकाम पे। अब किसी ने कहा कि हज़रत ये इस बिल्ली का आपकी बारगाह में काम क्या है? तो हज़रत ने कहा कि ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा। बैठे थे हज़रत और मार्फत की बातें कर रहे थे। यकायक बिल्ली ने जो है जोश मारा, छलांग लगाई और ज़मीन पे आके जो है वो लेट गई, गिर पड़ी वो। ये उसका दूसरा मुकाम था। अब ये जो मुकाम था, अब ये तो हज़रत मखदूम साहब जाने और उनकी जो बारगाह में रहने वाली, उसको मुकामी ज़बान में वहाँ के लोग जो हैं वो बीबी बिलाई बोलते हैं उसको। अच्छा, हम लोग बिल्ली बोलते हैं उसको, वहाँ पे लोग अकीदत से बीबी बिलाई बोलते हैं। तो ये लंगर खाने में रहने वाली एक वली की बारगाह में रहने वाली एक बिल्ली जो है वो लंगर खाने की, मैं तो बोलता हूँ वो इंचार्ज थी। वही जाके बोलती थी आज इतने लोग का खाना बनाना है। तो ये लंगर खाने की जो बहुत मबसूत तारीख है, इसने सिर्फ समाजी नाबराबरी को इस हिंदुस्तान में ख़त्म किया, सिर्फ वो ये नहीं किया बल्कि वहाँ इंसानों के साथ जो है जानदार, जो पालतू जानदार है उसको भी एक मुकाम और मर्तबा मिला। ये हमारे मखदूम साहब के लोग, आपके जो मुर्शिद थे हज़रत शेख अलाउलक पंडवी गंजे नबाद रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके लंगर खाने में ये हाल था कि उस वक्त सल्तनत बंगाला के जो बादशाह थे, जो अरबाब इक़्तिदार थे, उन्होंने पूरा एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया था। और उस ज़माने के मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जितनी सल्तनत बंगाला के ख़जाने में आमदनी नहीं होती थी उससे ज़्यादा अखराजात पे मुश्तमिल हज़रत शेख अलाउलक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह का लंगर खाना चलता था। और बादशाह को जो है सल्तनत बंगाला के जो हाकिमीन थे उनको खौफ हो गया था कि ये अवाम के लिए इन्होंने इतना बड़ा खुराक और रसद का इंतज़ाम कर दिया है, कल अवाम इनकी हो जाएगी तो हमको कौन जो है, हमको कौन फर्सी सलाम करेगा आके यहाँ।
ये मामला इंक्वायरी करवाई गई, हम्म, कुछ हाथ नहीं आया। अच्छा, बड़ा मशहूर वाक़या है इसको। अंग्रेज़ी गवर्नमेंट जब आई यहाँ पे, तो मालदा चूँकि बंगाल से करीब है, तो जो बंगाल या कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी, उसकी तारीख लिखने वाले मौर्रिखीन ने उस मुकाम को, पंडवा को जो है, जहाँ पे शेख अलाउल हक पंडवी की खानका और आखिरी आरामगाह है, उस मकाम को उन्होंने एहतराम से जो है हज़रत पंडवा लिखा है। अच्छा, और ब्रिटेन गवर्नमेंट में भी जब ये बात पहुंची कि भाई एक खानका ऐसी है जिसका लंगर खाना ऐसा चलता था, तो बहुत सारे जो बरतानवी मौर्रिखीन हैं उन्होंने भी इस वाक़े पे जो है तवज्जो मरकूज़ रखी है, वो मुतासिर हुए इस वाक़े से। उसके बाद इससे पहले जो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह 1192 ईस्वी में लाहौर होते हुए अजमेर शरीफ आ गए थे। आपने खानका कायम की, खानका में जो है लंगर खाना बनाया। उस लंगर खाने में जो है सारे लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाया करते थे। मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। पहली मर्तबा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जो है 1562 ईस्वी में ये तारीख मिलती है कि 1562 ईस्वी में अकबर जो है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो मुग़ल फरमानरवा था, ये अजमेर शरीफ पहुंचा। अच्छा, हाँ, और इसने जब देखा कि ये एक ऐसी बारगाह है जहाँ लोग मज़हब नहीं, ज़ात नहीं, ज़ुबान नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही, सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे आती हैं, और यहाँ से जो है खल्क़े खुदा का हुजूम है, लोग बैठे हैं हज़रत ख्वाजा साहब के दस्तरखान पे जो है लंगर खाना जारी है। तो उसने अजमेर, चित्तौड़ और आसपास के जो है 18 गांव उस वक्त दरगाह के नाम लिखवा दिए थे उसने, अच्छा, कि इन 18 गांव की जो महसूल आमदनी है और जो भी आमदनी है, ये पूरी दरगाह के लंगर खाने के लिए, यानी जितना वहाँ से लगान वसूल होगा वो दरगाह, सब पूरी आमदनी 18 गांव की। और उसने पीतल की एक बहुत बड़ी देग जो है उसने लंगर खाने को दान कर दी, लंगर खाने में खाना बनाने के लिए दी। उसने जो देग दी थी उस वक्त 1562 ईस्वी में, कहते हैं कि एक वक्त में 70,000 अफराद का खाना बनता था। एक वक्त में 70,000 अफराद, क्या बात, एक वक्त में जो खाना बनता था उसमें, तो 70,000 अफराद जो है खाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत। आज मैं समझता हूँ कि किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, तो भी एक वक्त में इतने लोगों का एहतमाम नहीं होता है, मुमकिन नहीं होता है, सही है। और आज जो है, आज 813वां उर्स इस साल जो है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का पूरी दुनिया में जो है पूरी आब ताब शान और शौकत के साथ होगा। आप देखिए वहाँ पे ज़ायरीन इतने होते हैं कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन परेशान रहता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि यार किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इंतज़ामात क्या हो जाए। जहाँ देखेंगे आप, जिस पूरे आसपास में अजमेर शरीफ शहर और आसपास में, लोग रास्ते पे जो है लंगर की देग जो है तैयार करके, मालूम नहीं कहाँ से बनाते हैं, लाते हैं, लाइन लगती है, लोग रास्ता चलते हुए जो है लंगर खाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये इतने लाखों लाख मेहमानों का इंतज़ाम आज भी होता है वहाँ। सही। और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूज़ात में फरमाया है कि जो शख्स किसी भूखे इंसान को खाना खिलाएगा, उन्होंने लफ्ज़ जो है इंसान इस्तेमाल किया या शख्स इस्तेमाल, भूखा शख्स, सही, जिसमें मज़हब की तफरीक नहीं की, ज़ात नहीं आती, बिरादरी नहीं आती, रंग और नस्ल की बुनियाद पे जो है बरतरी और अबतरी नहीं आती, फ़कत इंसान, फ़कत जो किसी भूखे शख्स को खाना खिलाएगा, इसके एवज़ कल मैदान हश्र में अल्लाह पाक जहन्नम और उस शख्स के दरमियान, यानी जिसने खाना खिलाया है भूखे शख्स को, जहन्नम और उस खाना खिलाने वाले शख्स के दरमियान 7 पर्दे हायल फरमा दे। सही। ये आपका जो मलफूज़ात जो है बहुत फजीलत है खाना खिलाने की। अहादीस में भी बहुत सारी जगहों पर खाना खिलाने के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
तलकीन भी दिलाइए और उसकी फजीलत भी बताइए, और ऐसा न करने पर इसके अगेंस्ट में उसके हवाले से सख्त तरीन वाइद भी सुनाई गई है। तो खाना खिलाना एक मोमिन की अलामत भी बाज़ मकामात पर दिखाया गया है। नर्म दिली जिस तरह से मोमिन की अलामत, इसी तरह से खाना खिलाना भी मोमिन की अलामत में शुमार किया बाज़ बुज़ुर्गों ने। ये जो समाजी नाबराबरी ख़त्म करने के लिए दस्तरखान का निज़ाम, लंगर खाने का जो निज़ाम आया, ये सिर्फ चिश्तियों तक महदूद नहीं रहा। अच्छा। इसका एक नमूना जो है या एक एग्ज़ाम्पल या इसके असरात मैं आपको कहना चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ जो असरात ही हैं, इसके ज़बरदस्त असरात जो है हमको बाबा गुरु नानक के यहाँ नज़र आए। अच्छा। बाबा गुरु नानक ने 1481 ईस्वी में 1481 ईस्वी में मतलब 14वीं सदी में आपने जो है लंगर खाना शुरू किया। तो बाबा गुरु नानक ने 14वीं सदी में जो लंगर खाना शुरू किया था, वो आज भी सिखों के यहाँ गुरुद्वारे में लंगर का सिस्टम जारी है। हाँ, और बहुत मुतासिर थे वो। अमृतसर का जो लंगर खाना है, गोल्डन टेम्पल का लंगर, गोल्डन वो टेम्पल सबसे बड़ा लंगर खाना है। अच्छा, वो लंगर खाना सिर्फ वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी हिंदुस्तान में वही है ना, गोल्डन टेम्पल तक महदूद नहीं है। मुझे याद है कि जब कोविड और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, शहर मुल्क के कुछ हिस्सों में ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू हुई, तो वो ट्रेनों में लंगर का सिस्टम शुरू किए थे सिखों ने। हाँ, अमृतसर से नांदेड़ के लिए जो चलती है हुजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें भी जो है लंगर का सिस्टम। तो ये लंगर जो है मतलब बड़े बड़े स्टेशनों पे ताज़ा खाना बन के आता था गुरुद्वारों से, और वो ट्रेन में मुसाफिरों को दे दिया जाता था। उसी लॉकडाउन में जो है मालेगांव में जो खानकाह अशरफिया है, ये सन 1920 में इसके क़याम की तारीख मिलती है। इस पर हम लोग अभी आपने गुरु नानक का तस्करा किया, तो जो वहाँ पर लंगर का निज़ाम आपने कहा कि राज है, तो बहुत मुमकिन है कि सरकार गरीब नवाज से ये चीज़, ये तालीम मुंतकिल हुई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से होती भी, और गुरु नानक बहुत ज़्यादा अकीदत भी रखते थे और मुतासिर भी थे बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और गुरु नानक जो है, बाबा गुरु नानक के एक दूसरे से जो है फ़िक्र के एतबार से कहना चाहिए कि इत्तेफाक राय है जी। क्योंकि समाजी इस्लाह का काम जो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने शुरू किया था, उसको बाबा गुरु नानक ने मतलब पसंद किया है। और ये जो चिश्तियों ने ये उस वक्त के गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में, मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, दिल्ली, लखनऊ, उसके बाद आप बंगाल, बिहार, आप कहीं भी, राजस्थान, अजमेर शरीफ हो गया, उसके बाद इधर कर्नाटक जो है पूरा नीचे का इलाका, जनूबी हिंदुस्तान का जो है, आप चाहे ऊपर कश्मीर में शाह हमदान के यहाँ से वहाँ से देख लें, आप कश्मीरी बुज़ुर्गों की तारीफ देख लें, तो हिंदुस्तान के उस वक्त के गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के चारों समतों में ये चिश्ती हजरात जो है, सिलसिला चिश्त से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग और मशाइखीन व ख्वाजगान चिश्त की खानका से तैयार हुए अफराद, जो बुज़ुर्गान और मशाइखीन ख्वाजगान चिश्त के खुलफा और मुरीदीन थे, ये मुल्कों के अलग अलग हिस्सों में और हिंदुस्तान के और गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पहुँचे। तो ये जहाँ गए वहाँ खानका बनाई और वहाँ लंगर शुरू किया। सही। इस तरीके से ये पूरा सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े ज़मीनी इलाके में ये लंगर का निज़ाम शुरू हो गया। और फिर इसके बेहतरीन असरात देखते हुए दूसरे मज़ाहिब के जो मजहबी मकामात थे वहाँ भी शुरू हो गए, जिसमें एक सबसे बड़ी मिसाल जो है गोल्डन टेम्पल। क्योंकि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये 1236 ईस्वी में आप विसाल फरमा गए थे, मतलब 12वीं सदी में आपका विसाल हो गया। 13वीं सदी शुरू थी, 36 साल हुए आपका इंतकाल हुआ। उसके बाद 14वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। वो बहुत मुतासिर भी थे, बहुत मुतासिर थे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से। तो पंजाबी ज़ुबान में कई मनकबतें भी उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छा रिमार्क दिया उनके हवाले से। हमारे शहर मालेगांव में खानका अशरफिया का जो क़याम है, ये भी हमारी एक शहर की बहुत बड़ी अजीम तारीख़ी मस्जिद भी है और तारीख़ी खानका भी है।
कब इसका क़याम हुआ, किस तरीके से यहाँ रूहानी फैज़ उसका आम हुआ? क़याम की तारीख़ जो है, देखिए सबसे पहली खानका मालेगांव की जो है वो हज़रत मौलाना सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामपुरे में जो बरकतपुरा इलाका खानका कहते हैं, बरकतिया, वो पहली खानका। उसके बाद 1920 में जो है जो सरकार मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीं थे हज़रत सैयद शाह अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ, जिन्हें आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ कहा जाता है, वो 1920 में जो है शहर मालेगांव तशरीफ़ लाए हुए थे। उस वक्त तो यहाँ खानका कायम की गई। कुतुबुल मशाइख अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा, आपने ही इस खानका को कायम फरमाया है मालेगांव। मालेगांव आमद हुई उनकी? हाँ हुई। अच्छा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, इससे पहले मुलाकात में जी, कि हज़रत की जो मालेगांव आमद हुई थी और उसमें मेरे ननियाली ख़ानदान के लोग जो है बहुत पेश थे। चूँकि मेरा ननियाली ख़ानदान जो है वहाँ से बहुत पहले से वाबस्ता है, किचौसा शरीफ से। हम लोगों से कई पुश्तों पहले से लोग वहाँ से वाबस्ता हैं मेरे ननियाली ख़ानदान से। तो उस निस्बत से जो है असल में अशरफ़ी मियाँ अलैहिर्रहमा की जो मुलाकात हुई मालेगांव के लोगों से, वो हज के लिए जाने वालों में थे। तो मेरी वालदा के जो दादा थे हाजी मोहम्मद याकूब सालार, याकूब सालार उनका नाम था, हाजी मोहम्मद याकूब सालार मरहूम, इन्होंने जो है तो हज़रत को दावत दी थी मालेगांव आने की। हाँ, और जब आए तो फिर मेज़बानी भी चूँकि हमारे ननियाली ख़ानदान के लोगों ने की थी। फिर मेरे नाना जो थे हाजी मोहम्मद यूसुफ अशरफ़ी, ये मस्जिद खानका अशरफिया के जो है ट्रस्टी भी रहे हैं, ये थे। और भी बहुत सारे अहबाब थे, हाफिज़ मोहम्मद याकूब अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरी नानी के सगे भाई थे, बड़े भाई, वो काफ़ी पेश थे। फिर आपके बाद जो है हज़रत सरकार कलां रहमतुल्लाह अलैह सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ मियाँ, वो मालेगांव तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने हाफिज़ याकूब अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को जो है खिलाफत और इजाज़त भी दी। तो हमारे ख़ानदान में जो है बहुत बड़ी नेमत है वो, मेरे ननियाली ख़ानदान में। 9/9/69 का जो सैलाब बताया जाता है उसमें तो शायद उस वक्त तो सरकार कला शहर में थे, यहाँ मौजूद थे। और उस वाक़े के बहुत सारे रावी और चश्मदीद आज भी हैं, पुराने बुज़ुर्ग, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो हज़रत उस वक्त खानका में ही थे। तो क्या हुआ उस वक्त? तो उन्होंने दम किया था या तावीज़? एक मुरीद जो है वो दौड़ते हुए आया। अब खानका आप देखे तो ऊंचाई के हिस्से पे, नीचे जो बोहरा बाग और रसूलपुरा का इलाका है वो नशेब में आबाद है, वो नदी से खड्डा उसे आमतौर पे आज भी लोग कहते हैं। तो उसी इलाके में रहने वाला एक मुरीद था, वो आया तो कहने लगा कि हज़रत मेरी दुकान जो है वो सैलाब के पानी में जो है डूब रही है। तो हज़रत ने कहा कि वो महफूज है, आप जाके देखिए। महफूज है, जाकर देखिए। क्या बात! उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी सैलाबी पानी में जाके देखने की, दुकान महफूज है नहीं। फिर उस वक्त के बुज़ुर्गों ने जो रिवायत, जो ज़ुबानी रिवायात हमने सुनी है, हमने अपने घर में भी सुनी है और भी शहर में कई लोगों से सुनी है। तो हज़रत खानका से जो है निकले और एक बड़ा सा आपने जो है बांस मंगवाया, बाम्बू जिसको बोलते हैं, और उसके सिरे पे जो है एक तावीज़, एक नक्श जो है बांधा लिख करके, और वो ले करके आप जो है नदी की समत चल पड़े। लोगों ने कुछ दूर तक उनको जाते हुए देखा, उसके बाद फिर वो नज़र नहीं आए, लोग रुक गए। आप सैलाबी पानी में जो है दाखिल हो गए। अच्छा। और चलते हुए दरिया के अंदर पहुँचे। नदी में ये मौसम और गिरना का जो संगम का इलाका वही है। अच्छा। तो भरपूर जो है सैलाब का, तूफ़ान का, तुग़यानी का आलम था। आप उसमें पहुँचे और आपने वो जो बांस था उसको नदी के अंदर नस्ब कर दिया। क्या बात! सुभान अल्लाह। और फिर लोगों ने कई घंटों के बाद, बल्कि ये भी कहा जाता है दहशत ऐसी थी कोई जा नहीं रहा था, आप वापस आ गए, अपनी खानका में आराम फरमाने लगे। दूसरे दिन लोगों ने जाके देखा तो वो बांस जो है गड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है एक भंवर जैसा पैदा हो गया और पानी ज़मीन में समा रहा है। अच्छा। उसके बाद से जो है ये गिरना और मौसम नदी की तारीख है, इसमें सैलाब आया है लेकिन बेकाबू सैलाब नहीं आया है। हाँ। उसकी एक हद मुकर्रर है, वो सैलाब वहीं तक रहता है। इसीलिए उसी दरगाह के संगम पे जो है हाजी मोहम्मद साबिर अब्दुल लतीफ़ शेख साहब जो थे, साबिर अशरफी स्टैम्प वेंडर साहब, इनकी दिली तमन्ना के मुताबिक इनके बिरादरान जो हैं मोहम्मद जाकिर अशरफी, मोहम्मद आरिफ अशरफी,
आसिफ पहलवान अशरफी, इन लोगों ने फिर जो है उसी संगम पे बड़ी कतई अराजी ख़रीद करके वहाँ ईदगाह कायम की और उसको हज़रत सरकार कलाम रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया। क्या बात, सुभान अल्लाह। उसके जो इब्तदाई संग बुनियाद जो है मिंबरों मेहराब के और वाल कंपाउंड वगैरह के ब्रिज के, वो इस वक्त जो सज्जादा नशी हैं हज़रत सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ कायद मिल्लत किबला, उनके दस्ते मुबारक से सही। तो ये पूरा अच्छा, उस खानका से जो है लॉकडाउन में लंगर खाना शुरू किया गया। तो खानका अशरफिया में जब ये कोरोना की वबा आई तो कुछ असहाब जो है उन्होंने कहा कि भाई आज ना रिलीफ बांटने के सिलसिले में एक मीटिंग है तो आप भी आइए। आपको कहाँ गए? हाँ, मुझे फ़ोन करके बुलाए थे तो मैं गया। वहाँ बहुत सारे लोगों ने राय दी, भाई ये करना ये करना ये करना। चूँकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है, बुनियादी तौर से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रिंट मीडिया से, तो मुझे इत्तलात थी कि ये लॉकडाउन 2-4 दिन का नहीं है। अच्छा। 2-4 हफ्ते का भी नहीं है, ये लंबा जाएगा। उस वक्त यानी फर्स्ट फेज था लॉकडाउन का। हाँ, उस वक्त तो इतनी बात आम नहीं थी कि बस लोग समझते थे बस ये हफ्ते 15 दिन कर्फ्यू जैसा कुछ रहेगा। और तो मैंने उन लोगों से सबकी बात सुनने के बाद जो है मैंने कहा कि देखो, अगर आप लोग एतबार करते हैं मुझ पर तो एक खबर जो है मेरे पास, उस पर आप एतबार कीजिए। तो शुरका जो थे उसमें उलमा, हुफ़ाज़, अहबाब सिलसिला, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, दोस्त, रफ़क़ाए कार सब थे। तो ये सब थोड़ी देर के लिए ना मुतवज्जे हो गए, सुनने लगे। तो मैंने कहा यार भाई साहबो, ये 2-4 दिन का, 2-4 हफ्ते का, बल्कि मैं ये कहूँगा 2-4 महीने का भी लॉकडाउन नहीं है, ये बहुत लंबा जाने वाला है। तो इसलिए प्रोग्राम जो आपका है पब्लिक हेल्प का, ही ज़मीन खिसक गई, आवाम की खिदमत करने का आपका जो मंसूबा है, तो वो लॉन्ग वे में रहना चाहिए, शॉर्ट वे मत करो। तो एक साहब जो मीटिंग में शरीक थे तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि आप कैसे बोल सकते हैं कि ये 2-4 महीने से भी ज़्यादा जा सकता है। तो मैं उस शख्स को मतलब काउंटर नहीं करना चाहता था, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए मैंने जवाब दिया। यकीन करना काफी मुश्किल होता है। हिंदुस्तान भर में मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, चारों तरफ से ट्रेन रोक दी गई है, सारी फ्लाइट इंटरनेशनल कैंसल है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। और केरला एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले अपनी स्टेट की बाउंड्री सील कर दी है। रियासत की जो सरहदें हैं, मतलब केरला रियासत की सरहदों से जो रियासतें लगती है, अब वहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने रोक दिया है। आबी रास्ता बंद हो चुका, ज़मीनी रास्ता बंद हो चुका, फ़िज़ाई रास्ता बंद हो चुका। तो ये इसके पीछे नहीं गवर्नमेंट एक लंबा मंसूबा रखती है। जब ये सब रोक के रखी है, ये इंतहाई हंगामी हालात में ये सब होता है। एक दलील मेरी ये थी। दूसरी दलील मैंने कहा कि आज मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम लोगों को, मतलब तमाम हिंदुस्तानियों को, कौमी आफत का सामना और मुकाबला, ये 2 लफ्ज़ वज़ीर आज़म साहब की जो प्रेस रिलीज़ निकली थी उनके ऑफिस से, उसमें लिखा हुआ था कि हम लोगों को इस कौमी आफत का सामना और मुकाबला दोनों करना है। ये तो उन लोगों ने बात मानी। तो खैर कहने लगे कि काफी मजबूत थी आपने। मैंने दोनों दुनियावी दलील दी थी और बिल्कुल यानी कहना चाहिए कि कॉन्क्रीट बेस पे मैंने आर्गूमेंट कर लिया था। तो फिर मुझसे ही तजवीज़ मांगे वो लोग कि भाई करना क्या चाहिए। तो मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ, जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरे जहन में कोई मंसूबा नहीं था, लेकिन वहाँ खानका में बैठा हुआ था और यकायक एक ख्याल आया, इस खानका से लंगर का सिस्टम जो है शुरू करना चाहिए। और एक दिन का लंगर नहीं, रोज़ का लंगर रहेगा। और लंगर उन लोगों के लिए रहेगा जो लॉकडाउन की वजह से हिजरत कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज से निकल चुके हैं, उनको ट्रेन भी नहीं मिल रही है, बस भी नहीं मिल रही है, रोडवेज़ की सुविधाएं नहीं मिल रही है।
इन लोगों के लिए यहाँ तक के नेशनल हाईवे की होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद थे, उनको 20 रुपए की 10 रुपए की बिस्लरी पानी की बोतल नहीं मिलती थी। और ये सारी इत्तलात मतलब सिस्टम से करीब होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट का और कहीं कहीं सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन, इससे टच रहने की वजह से ये सारी खबरें हमारे पास, मेरे पास ख़ास तौर से मौजूद थी। मैंने कहा कि भाई ये लोगों के लिए आप खाना बनाइए जिनके पास नीचे ज़मीन और ऊपर आसमान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो हाफिज़ रफ़ीक अहमद अशरफ़ी साहब जो हुज़ूर कायदे मिल्लत के खलीफा हैं और मेरे बहनोई भी हैं वो, हाँ मेरी खालाजाद बहन के शौहर भी हैं वो, तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब इतना इंतज़ाम कहाँ से होगी। मैंने बरजस्ता कहा ये सरकार गरीब नवाज और मखदूम पाक के यहाँ से होगा। तो बोले यार पैसा तो बहरहाल लगी है ना। तो मैंने कहा यार 786 रुपये से बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद हाफिज़ रफ़ीक अशरफ़ी साहब ने हाथ बढ़ाया। उसी महफिल में हम लोग इतना पैसा जमा कर लिए थे कि एक दिन का लंगर बन जाए और 1000 लोगों का खाना बन जाए। बोले खाना बनाएंगे क्या? बोले ये जो माइग्रेंट्स हैं ना, इनकी ज़ात धर्म मज़हब हमको मालूम नहीं है, इनके लिए हम लोग वेज पुलाव बनाएंगे। ट्रेन में जो खाना मिलता है ना 400 ग्राम का एक पैकेट होता है राइस, वेज राइस, वो बनाएंगे। बोले कौन बनाएगा? तो 2 अफराद मुतय्यन किए गए। यार लॉकडाउन है, यहाँ पे देग नहीं चढ़ा सकते, चूल्हा नहीं जला सकते, ये नहीं बोले। तो वो हाजी शब्बीर अहमद एजुकेशनल कैंपस जो है, जिसको खंडेलवाल स्कूल प्राइमरी की बोलते हैं, एजाज बेग के ऑफिस के पीछे, वो जगह मुतय्यन की। उसके लिए मैंने बात की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से बात की और एजाज बेग साहब से भी मैंने कहा। तो इस तरीके से आमतौर पर परमिशन नहीं था कि हम लोग तो के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। एजाज बेग से बातचीत होने के बाद फिर कहीं से किराए की देग लेके आए। अब सब कुछ आ गया, तो लकड़ी नहीं थी हमारे पास चूल्हा जलाने के वास्ते। तो हमारे इफ्तिखार प्लम्बर साहब जो है, इफ्तिखार प्लम्बर अशरफ़ी साहब, इनके दिमाग ने काम किया। वो एक बखार वाले के यहाँ गए, लकड़ी का जो कारोबार करते हैं। ये मेरे ख्याल से मुस्लिमपुरे में, मुस्लिम नगर में कहीं, हम मुस्लिम नगर में है शायद, हाँ मुस्लिम नगर में ही है। तो वो दे नहीं रहा था, बोले बंद है, लकड़ी अभी पौड़े नहीं है, कारीगर नहीं है। तो इफ्तिखार भैया ना वहाँ से मुझे फ़ोन किया, बोले देख इसके यहाँ ना लकड़ी है लेकिन दे नहीं रही। तो मैं गया, बोला भैया न तुम्हारे पेट का खाना बना रहा मैं, न मेरे पेट का बना रहा, है ना। ये तुमको मालूम है क्या, लोग हाईवे पे पैदल चल रहे, बच्चा कांधे पे बैठाए हैं, माँ जो है सीने से बच्चा लगाए हुए है, चल रही है, भूखी है, प्यासी है। बोला इनके लिए खाना बना रहे। कुछ देर सोचा, बोले कितनी लकड़ी लगी है मास्टर तुमके? बोले दे दे 1 आध ट्रक हुए। तो उसने ले के गया उसकी बखार में अंदर, और जब उसने बड़ी फड़ताल खोल के बताया, बोले जितनी लकड़ी लगी है लेके जाओ। मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में। ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ये एक हो गया था मामला, तो वो मसला भी हल कर दिया लोगों को इस तरह से। अब खाना बन गया, तो यार इसको पैक कैसे करने का। तो ये काफ़ी सागर वाले जो फारूक भाई हैं, अहमद सेठ के जो बेटे, हाँ फारूक भैया का नंबर था मेरे पास। मैंने कहा फारूक भाई वो तुम्हारे यहाँ देते हैं ना यार बिरयानी और पुलाव पैक करके, तो वो डब्बा चाहिए। अब बोले सर इतनी टाइम तुम कहाँ मांग रहे हो? बोलो मेरे को 1000 पैकेट चाहिए। तो बोले सर वो दुकान खोलने नहीं देंगे, वो ना पुलिस वाले सब खड़े हैं। तो बोला मैं गाड़ी लेकर घर आता। मैं फ़ारूक के पास गया गाड़ी लेकर, उसको बैठाया, चाबी लिए हम लोग, बस स्टैंड के पास आके जो है शटर खुलवाया और वहाँ से जो है 1000 पैकेट जमा किए। 1000 नहीं, मेरे ख्याल से 2500-3000 पैकेट। तो उसको वहीं पूरा पेमेंट दे के मैं ले लिया पैकेट, लाए उसको पैक करे। और बांटने के लिए जब निकले तो आप यकीन मानो कि हाफिज़ रफ़ीक अशरफ़ी थे मेरे साथ में, हाफिज़ साजिद इस्माइल अशरफ़ी है जो खुलफा हैं, ट्रॉली वगैरह पर लेके निकलते। हाँ, और अल्लामा इफ्तिखार जामई साहब जो हज़रत शेख आज़म रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है। ये 3 हज़रात हमारे मतलब निगरान, सरपरस्त और बड़े थे। जब वो खाना पहले दिन बांटे ना,
तो वो ख़त्म नहीं हुआ था, जितने लोग बांट रहे थे ना, तो मेरे को बोले सर कल इससे ज़्यादा बनाने के। अच्छा। पहले दिन हम लोग कुछ 500-700 लोगों का, 500 लोग के आसपास 500 पैकेट बना था। तो बोला यार कल से हम 1000 लोगों का बनाएंगे। इसके लिए चूँकि मुझे बाज़ाब्ता अब काम रोज़ाना करना था, और पहले दिन की कामयाबी के बाद मैंने पूरा 100 दिन का प्लान किया कि यार कम से कम 3 महीना जो है ये लंगर खाना चलाने का अपने को, और इसका इंतज़ाम होना चाहिए। कुछ भी नहीं था हमारे पास। एक साहब खैर ने दिल्ली से फ़ोन किया, बोले यार ये मालूम हुआ। अच्छा, उसके पहले दिन का जो खाना हम लोगों ने हाईवेज पे तकसीम किया, तो उस वक्त तो ना कई मीडिया के कैमरे जो है घूम रहे थे। मैं इस चीज़ से बेखबर था, मैं उन कैमरों में भी नहीं था। दोपहर में, शाम में, क्या शाम में 4 बजे। हाँ, उन कैमरों से भी बेखबर था मैं। मेरे साथियों की बहुत सारी वीडियोस जो लोग भी उस वक्त उस मिशन में शामिल थे, उनकी वीडियो आई, वही वीडियो में चली, और वो वीडियो दिल्ली में एक शख्स ने देखा। अच्छा। तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई आपके गांव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मालेगांव के लोग। बोले यार मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो बोला यार उन गुनहगारों में मैं भी सबसे बड़ा गुनहगार हूँ इस काम को शुरू करने में। बेतकल्लुफ मेरा ताल्लुक का आदमी है। तो उसने कहा कि भाई 5 दिन का जो भी रहेगा आप अखराजात बता दीजिए, मैं आपको जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ। तो बोला यार मुझे पैसा नहीं चाहिए। एक बड़ी किराना दुकान वाले का मैंने नंबर दिया, उसका अकाउंट दिया। मैंने कहा आप पेमेंट वहाँ करिए, बिल आप वहाँ से मंगाइए। सिर्फ मैं मतलब सवारी भेज करके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे गया। हाँ, उस वक्त तो हमारी खानका में जो है, पूरी खानका में गेहूँ तो नहीं, चावल दाल और सारे सामान जो है फूल रहते थे। बहुत बड़ा काम उस वक्त हुआ है, बहुत बड़ा काम। यानी एक सरासरी अंदाज जितना मुझसे हो सका मैंने रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है। जो मेरे दायरे इख्तियार में था वो रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है। तो कमो बेश हम लोग जो है 200 पायली, जो जब अपने यहाँ की जुबान 200 पायली का लंगर वो खानका से ही जो है बना के दिए। नाजरीन, देखा आपने कि किसी भी काम को करने के लिए जब चंद बंदे अपने दिल में ठान लेते हैं, सच्चा इरादा करते हैं, अज़्म मुसम्मम करके निकलते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी जगह से और ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है, असबाब पैदा कर देता है कि हमारा गुमान भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। देखिए ये जो तारीख़ आपको बताई है जनाब मुख्तार अदिल साहब ने, लंगर की, जो कोविड के वक्त उन लोगों ने, चंद अफराद ने मिलकर खिदमत को अंजाम दिया था, निकले थे, कोई इंतज़ाम नहीं था। इसके मुहर्रिक जो असलो मुहर्रिक जो थे वो हमारे साहिब सज्जादा हज़रत सैयद महमूद अशरफ मियाँ साहब किबला थे। जैसे ही इस आफत का शुरुआत हुई और लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तो आपने जो है अपने तमाम मुरीदीन से कहा था कि बनामे इंसानियत इस वक्त काम कीजिए। क्या बात। इस वक्त जो है आप बनामे इंसानियत काम कीजिए। वो हज़रत का जो बयान था वो मैंने भी सुना था, पढ़ा भी था। वो सबसे बड़ी मेरी बैकबोन वही बयान बना था। जज्बा एक नया हज़रत की ज़ुबान से निकले, एकदम मेरे को भरोसा था इसमें, मतलब कुछ घाटा बढ़ा ना तो हज़रत हैं। हाँ सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी कामयाबी से यहाँ से लोग जो पैदल गए ना, कोई मध्य प्रदेश गया, कोई राजस्थान गया, कोई उससे आगे गया, कोई उससे आगे गया। मुझे चंडीगढ़ से भी लोगों ने फ़ोन किया, मुझे मध्य प्रदेश में सतना ज़िला, सतना, रतलाम, धार, मंदसौर, इन ज़िलों से भी, इन इलाकों से, राजस्थान से फ़ोन आए, इधर उधर से फ़ोन आए। बड़ा हमें मालेगांव के एक साहब खैर साहब ने कहा कि भाई बोले मेरे घर पे आज चाय पीना है। मतलब कोविड में लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, भैया तुम मुझे चाय पीने बुला रहे। बोले नहीं आप आइए चाय पीने। बोले मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरे पास लॉकडाउन का पास नहीं है। अच्छा। तू आ सकता है, तेरे पास सब कुछ है। तो सच बात यह है कि उस वक्त तक मेरे पास भी पास नहीं था। अच्छा। मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये इतना पैसा जो है वो आपके लंगर खाने के लिए, वो आप लोग जो तकसीम कर रहे हैं उसके लिए। मैं बहुत हैरान था। बोला भैया इसके लिए आपने बुलाया है? बोले हाँ। तो वो रकम मैंने अकेले कबूल नहीं की। अच्छा। एक साथी को बुलाया मैं,
और उसकी मौजूदगी में, उसकी गवाही में, उसके ही हाथ में दे दी वो रकम। ये अच्छी एहतियात थी। और ऐसे बहुत अनगिनत लोग हैं। एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई मैं कुछ उसमें पैसा देना चाहता हूँ। मैंने पता बता दिया। वहाँ जाके बोले वो लंगर खाने खजांची साहब वहाँ रहते हैं, वहाँ जाइए। मैं लंगर खाने का एक खादिम हूँ, मैं खजांची नहीं हूँ। सही। और वो पूरा 100 डेज का जो वर्क था हमारा, वो 100 डेज तो उससे कहीं ज़्यादा था वो, लेकिन हम लोगों ने 100 डेज टारगेट किया था। मेरी बहुत बड़ी जो है उसमें सपोर्ट जो था, उस वक्त के जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे सूरज मांडरे साहब, उनका था। अच्छा। हाँ। और किस तरह का सपोर्ट था उनको? सपोर्ट इन द सेंस ये कि उनको जैसे ही इस बात की मालेगांव आए हुए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मैंने कहा साहब ये काम मैंने शुरू किया। बोले ठीक है, सिस्टम तुम्हारे साथ है। एक लाइन का कमिटमेंट कर दिया उन्होंने, सिस्टम तुम्हारे साथ है। क्या बात। मुझे और मेरे साथ जितने लोग काम करे, हम लोग 25, 26, 27 लोगों की टीम थी हमारी, 30 लोगों की। हमारे किसी वर्कर को, किसी भी काम करने वाले को पूरे लॉकडाउन पीरियड में किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, किसी को डंडा नहीं मारा गया, किसी के ऊपर कानून शिकनी का मुकदमा नहीं हुआ। वो लंगर खाना देखने के लिए उस वक्त की जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नासिक डिस्ट्रिक्ट रूरल एरिया जो थी, डॉक्टर आरती सिंह आई हुई थी। उस लंगर खाने का अपडेट लेने के लिए, डेली अपडेट लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर के ऊपर यहाँ प्रांत ऑफिसर थे विजयनंद शर्मा साहब, वो डेली अपडेट लेते थे वो। और यहाँ जो फिर जितने एरिया पुलिस स्टेशन है, एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी वगैरह, ये लोग तो टच में रहते थे, सबकी नज़र में अपन थे उस वक्त। पूरा गवर्नमेंट के सर्विलेंस में वो काम किया था मैंने, ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो। किसी की, क्योंकि करने धरने वाले सब जो है वो दाढ़ी टोपी वाले लोग, बराबर बराबर बराबर। तो उस वक्त इस बात का भी ख्याल रखा था कि हमारा नेशनल इंटीग्रिटी जो है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए, हमारे किसी शख्स से कोई खता नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी एहतियात किया, बहुत अच्छी थी। यानी पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के साथ सिस्टम का सपोर्टर बन करके ये पूरा काम हुआ था। और उसका एक गोशवारा मैंने तैयार किया था आमदनी और खर्च का, जो अल्लामा इफ्तिखार जामी साहब किबला जो हैं वो उनके ही हाथ से लिखा हुआ था। पूरा इंदिराज उनके ही पास करवाते थे हम। आमदनी और खर्च का मामला भी उनकी जिम्मे दिया गया था। वो पूरा रिकॉर्ड जो है मैं हज़रत साहिब सज्जादा सैयद महमूद अशरफ मियाँ साहब से मुलाकात के लिए, जब ड्यूरिंग द लॉकडाउन सब कुछ बंद था, 2 ट्रेनें शुरू हुई थी, एक बम्बई से कलकत्ते जाती थी और एक बम्बई से लखनऊ जाती थी। एक पुष्पक एक्सप्रेस थी और दूसरी शायद हावड़ा मेल चलती थी। तो पुष्पक में मैं और साजिद इस्माइल अशरफी हाफिज साहब जो हैं, हम दोनों जो है मालेगांव का काढ़ा थैले में और बैग में भर के ले गए। काढ़ा ले? हाँ। हजरत ने मालेगांव शहर राब्ता करके कहा कि भाई मालेगांव का काढ़ा जो है बड़ा मशहूर है। और उस वक्त तो एक अलग ही क्रेज बन गया था काढ़े का। अरे सब बंद था। अब मुझे जैसे ही कहा गया तो मैंने कहा अरे भैया फ्लाइट बंद है, रोड से जाना दुश्वार है, पैदल चल रहा है, डीजल पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं, सब सही। गाड़ी अगर मैं लेके निकलूँ तो डीजल कहाँ भरवाऊँ। उसके बाद ट्रेन का सिस्टम मैंने पूछा तो मुझे बम्बई से जो है मालूम हुआ कि 2 ट्रेनें जो है फलां तारीख को जाने वाली है, एक जाएगी कलकत्ते, दूसरे जाएगी लखनऊ। बस मैंने कहा अगर लखनऊ पहुंच गए तो वहाँ से पैदल भी अगर मैं गया तो 24 घंटे में तो किचौचा पहुंच ही जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन वो नौबत नहीं है पैदल किया। अब यहाँ से हम लोग मनमाड़ से जो है चढ़ गए ट्रेन में। एक जो 6 सीट, बहुत ज़्यादा पैसेंजर तो नहीं रहे होंगे उसमें। अरे पूरी ट्रेन खाली पड़ी थी। अच्छा। डर लगता था हम लोग। हाँ, इतनी खाली थी। एक सीट पे मैं बैठा हूँ, मेरे बाजू वाले कंपार्टमेंट में जो है साजिद इस्माइल साहब को सीट अलॉट हुई थी। अच्छा, इतनी फासले पर। हाँ, वो मैंने अपने ज़राए से जो है ना, मैं 3rd AC का 2 टिकट निकाल लिया था। तो 3rd AC में तो हिम्मत नहीं हुई हम लोगों की कि यार कोविड चल रहा है और अभी AC में रहना जो है थोड़ा वो है। तो हम लोग जो स्लीपर क्लास होते हैं उसमें जो है चढ़ गया। पूरा AC झांका मैं तो यहाँ से वहाँ तक सुनसान पड़ा हुआ है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं फिर स्लीपर में जो है
अब यहाँ से पहुँचे लखनऊ, लखनऊ में देखते हैं कि सारे मुसाफिरों की लाइन लगवाई जा रही है। लाइन जो है, मैंने साजिद इस्माइल ने कहा, बोले यार मेरे को मालूम पड़ा इधर जो लोग आते ना तो उनको 20 दिन क्वारंटाइन करने बाद जाने दे रहे हैं। तो बोले यार साजिद भाई ये तो अपने लिए दुश्वार हो जाएगा। 20 दिन सीधा 20 दिन, हाँ, यानी जो भी जाता था ना हाँ, इधर से, महाराष्ट्र हाँ। से यूपी बिहार कहीं भी गया, 20 दिन उसको क्वारंटाइन करते थे पहले, उसके बाद उसके गांव जाने देते थे। बहुत यानी उस वक्त की बात है ये। तो मैंने कहा यार अब हमारे दोनों हाथ में जो है थैला है, कंधे पे बैग रखा हुआ है, मेरे भी साजिद भाई के भी। तो रेलवे स्टेशन पे जो पुलिस वाला खड़ा हुआ था, जब जिसके करीब जैसे ही पहुँचे तो मैंने अपना कार्ड बताया, आइडेंटिटी कार्ड। तो उसने आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं देखा, सिर्फ वो मुझे देखा और बोले जाओ। तो मैं रुक गया। मेरे पीछे जो थे हाफिज साहब थे, तो मैंने पीछे देख करके कहा, पलट करके बोला हाफिज साहब निकलो। जब तक वो गार्ड जो है खड़ा हुआ जो था रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से मुसाफिर उतर के जा रहे थे बाहर, वो ऐसे इस तरफ का रुख किया और हाफिज साहब निकले, फिर उनके पीछे मैं निकल गया। अब वो क्या हुआ था वो मुझे भी नहीं समझा, अब आज तक मैं हैरान हूँ। जबकि हमारे आगे जो लोग खड़े हुए थे वो एज ग्रुप के हिसाब से, उम्र के औसत के एतबार से उनकी कतारें बनाई जा रही थी। हम लोगों को छोड़ दिया। जब बाहर निकले हम लोग तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे चारों तरफ सन्नाटे का आलम, कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं थी। फिर बस स्टेशन पहुँचे, बस डिपो के मैनेजर से मैंने पूछा, बोला यहाँ से अकबरपुर के लिए गाड़ी चाहिए मुझे, कब जाएगी? बोले साहब अकबरपुर तो नहीं जाएगी गाड़ी, मतलब अयोध्या तक करवा दीजिए। हाँ बोले जाइए, वो सामने गाड़ी 5 मिनट में निकल रही है। उस गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी हमको अयोध्या के आगे भी गई, फिर अकबरपुर गई, अकबरपुर से बसखारी गई, वहाँ से फिर हम लोग जो है कि जौजा शरीफ पहुँचे। और वो पूरा लंगर खाने का गोशवारा जो हुआ था मैंने हजरत के सुपुर्द कर दिया था। मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ये उस वक्त कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं तो आज भी परेशान रहता हूँ। बस वही कहा जा सकता है कि जो खुलूस और जो खिदमत का जज्बा लेकर जो आप लोग उठे थे, तो हर हम लोग कदम जो पर आसानी लंगर बनाते थे ना सर, तो वो दो हिस्सा कर दिए थे। एक 1000 पैकेट जो रहता था वो पूरा मुसाफिरों के लिए, और फिर पूरी एक देग जो बनती थी तो वो शहर की गरीब आबादियों में हम लोगों ने देना शुरू किया। एकदम यानी वो इलाका जहाँ लोग जाते ही नहीं, जैसे 11,000 कॉलोनी वगैरह है। अरे वो उस वक्त तो आबाद भी हुई थी नहीं हुई थी मालूम। नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं वो वहाँ से तकसीमकारी शुरू किया था मैंने। वही आज जहाँ सरकारी कला ईदगाह है उसी नदी के तट पे जो झोपड़े मकानात बने हुए, वहाँ से शुरू करते करते जो है हम लोग मौलाना अमीन रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है उसके आगे तक, हाँ, और फिर नदी के इस हिस्से से मतलब मगरबी हिस्से से शुरू करके फिर शहर मशरिक में जहाँ तक आबाद है नज़र जाती है वहाँ तक जो मालदा शिवार और वगैरह वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को जो तहरीक मिली थी लंगर को, यकीनन खानकाहों से औलिया किराम की तालीमात, उनकी ज़िंदगी जो आप लोगों के नज़रों में थी, उसी से तहरीक पैदा हुई। और फिर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम ऐसे वक्तों में कि जब पूरी दुनिया बिल्कुल थम चुकी थी, उस वक्त अल्लाह ने आपसे काम लिया। उसी लॉकडाउन में हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आया शव्वाल के महीने में, हाँ, ईद के बाद। हाँ, ईद भी जो है लॉकडाउन में गुजरी, लोग ईद की नमाज ईदगाहों पे नहीं पढ़ सके थे। तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जिस दिन था तो उस दिन पूरा एक दिन का लंगर मैंने बनवाया था वो। तो मैंने नियत किया था, जब मैंने कहा कि यार ये हमारे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हैं, जिनका नाम लेकर हम लोग ये काम शुरू करते हैं, उनका उर्स है तो आज उनके उर्स की निस्बत से आज जो बनेगा लंगर उसके अखराजात सब हमारी तरफ। सही। एक बात मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अजमेर शरीफ पहुँचा,
इसने जो है लंगर खाने के लिए पीतल की देग दी और हम्म। लंगर खाने के अखराजात और दीगर मसारिफ के लिए जो है अजमेर समेत 18 गांव जो है उसने इनाम में दे दिए थे उसकी आमदनी हमेशा के लिए। तो उसके बाद अकबर की सल्तनत में जितने बड़े शहर थे उसने हर शहर के अंदर जो है ये दस्तरखान का सिस्टम शुरू किया। अच्छा। आगरा में उसने शुरू किया तो वहाँ जोगी बहुत आते थे, जोगी जो होते हैं, तो उनके लिए जोगीपुर नाम का एक लंगर खाना बनवा दिया था उसने। अच्छा। और उसके अलावा जो भी बड़े बड़े शहर थे उस वक्त तो उसके कलमरों में, मुग़ल कलमरों में, तो मुसलमानों के लिए जो लंगर खाने बनवाए उसका नाम खैरपुर रखा, अच्छा। और जो बिरादरान वतन के लिए बनाए उसका नाम धर्मपुर रखा। अच्छा। ये अकबर को भी तहरीक जो है वहीं से मिली हुई। सही है। और कहा जाता है कि अभी भी इन खानकाहों में जो लंगर बनता है उसमें गोश्त वगैरह की आमेज़िश नहीं होती, इसलिए कि ये किसी मखसूस तमाम तबके के लिए फिर मज़ाहिब के रुकावट का सबब बनेगा। सवाल वो रुकावट का नहीं, मैं बोला ना आपको कि ये समाजी इस्लाह का, ज़ात बिरादरी रंग नस्ल का जो इस्लाम का मसावात, इंसानी मसावात का निज़ाम जो पैगाम है, ये उसको आम करने का एक प्रैक्टिकल वे है। सही है। लंगर खाना जो है ये एक तजुर्बा, अमली तजुर्बा है ये। आप लंगर खाने में जाके बैठ गए दस्तरखान पे, अब आपके सामने कौन बैठा है, आप उसकी ज़ात पूछते हो, मज़हब पूछते हो। सही। तो इसलिए वहाँ जो खाना बनाया जाता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि वो तमाम मज़ाहिब के लिए काबिल कबूल और हलाल रहे। सही। तो नाज़रीन, बहुत सारी बातें हमने अली जनाब मुख्तार अदील साहब से, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि खानकाहों के निज़ाम के हवाले से, खानकाहों में जारी लंगर के हवाले से बहुत सारी बातें हम तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में सुनेंगे, और यकीनन वो हमने सुना और बहुत कुछ समझा, सीखा। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले पॉडकास्टों में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।